हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और दिस इज अभिषेक शंकर प्रेजेंटिंग द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी जिस तरीके की फंक्शनिंग है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन उनके प्रेसिडेंट हैं, क्या क्या उनके मेंबर्स हैं, इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते रहते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले मैं शार्क कंट्रीज़ है, ब्रिक कंट्रीज़ है और आपका G7 है, इन सभी को कवर कर चुका हूँ। आज जो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हैं उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस देखते हो, लेकिन मैंने ये इसका जो डाटा है यूट्यूब का वो बताता है कि लगभग 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाता रहूं। स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए बनी है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द फ्रेंडली एंड हार्मोनी रिलेशन अमोंग द नेशन एंड अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जिसका लक्ष्य क्या क्या है अब देखिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बनी है। साथ ही ये राष्ट्रों में क्या करती है? फ्रेंडली नेशन डेवलप करती है। और क्या करती है? एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, जिससे कि जो राष्ट्रों के आपस में कार्य हैं या जो व्यापार हैं या जो आपस में शांति व्यवस्था है या सुरक्षा व्यवस्था है वो क्या रहे? बनी रहे। अगर इसकी तारीफ करें तो इसकी तारीफ में क्या है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी तारीफ जब हम करना शुरू करते हैं तो ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे फेमिलियर, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। और इसे इंटरनेशनल टेरिटरी कहा जाता है। इंटरनेशनल टेरिटरी मतलब एक इस तरीके की टेरिटरी होती है जिस पर किसी एक अकेली कंट्री का आधिपत्य नहीं होता है। मान लीजिए जो इसका जहाँ हेडक्वार्टर स्थित है, जहाँ जिसके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जहाँ खड़ी हुई है, उस पर न्यूयॉर्क आप जानते हैं कि अमेरिका में, तो उस पर अमेरिका का आधिपत्य नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक इंटरनेशनल टेरिटरी, मतलब कहीं ना कहीं उस पर सारी कंट्रीज का एक हक बनता है। इसके अलावा इसके जो ऑफिसेज हैं वो जेनेवा में है, नैरोबी में है, वियना में है और द हेग में है। अच्छा, इसके ऑफिसेज हैं, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो कहाँ पर स्थित है? बेसिकली आपका न्यूयॉर्क सिटी में। और एक चीज और, इसके मेनली जो है वो 6 ऑर्गन्स हैं। इसके 6 ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें केवल एक ऑर्गन इसका ऐसा है, एक पार्ट, एक जो इसका हिस्सा है वो एकमात्र ऐसा पार्ट है जो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित नहीं है। मतलब इसके जो 5 पार्ट हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं और एक द हेग में स्थित है। वो कौन सा पार्ट है वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो अभी हाल ही में जुलाई 2011 में, मतलब टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी जो रिसेंट कंट्रीज में एडिशन हुआ था वो साउथ सूडान हुआ था, और उसे लगाकर रिसेंटली इसमें 193 मेंबर्स जो हैं वो क्या है? इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज नॉन मेंबर ऑब्जर्वर कंट्रीज। इनमें से एक है द होली सी। जो होली सी है ये क्या करती है? वेटिकन सिटी के ऊपर क्या है? सॉवरेनिटी इसकी क्या है? वेटिकन सिटी के ऊपर है। और द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को ये इन्होंने क्या देख रखा है कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर का दर्जा दे रखा है। तो कौन कौन से 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर सिटीज हैं? एक तो द होली सी और सेकंड है पैलेस्टाइन।
इसकी 6 जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें आपकी अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ठीक है, ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस फिर से कवर करते हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। लेकिन जो बॉडी जो है इसकी, जो पूरी संस्था है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, वो 2 लैंग्वेजेस में काम करती है, एक इंग्लिश और सेकंड इज फ्रेंच। आप जानते हैं इसके कुछ फेमस लीडर्स के बारे में। हालांकि मैं सेपरेट सेपरेट जब इनके पार्ट्स पढ़ाऊंगा उनमें भी इनके लीडर्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप इनके जो मेन लीडर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो उनके बारे में भी जान लीजिए कि सबसे पहले जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं, इसका एक पार्ट जो है वो सेक्रेटरीट आता है, यूएन सेक्रेटरीट। उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2017 से ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाली लीडर हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीनिया जे मोहम्मद। इसके अलावा जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हैं वॉल्कन जैकिर। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं मुनीर अकरम, ये पाकिस्तान से हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो एस्टोनिया के पास है। ठीक है, तो ये जो है वो फेमस लीडर्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो एंटोनियो गुटरेस हमने पढ़ा था, ये सबसे ज़्यादा फेमस है और अक्सर यहाँ से इन्हीं का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में। आप जानते हैं कि वाई इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, मतलब क्यों यूनाइटेड नेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि हमें यूनाइटेड नेशंस बनाना पड़ गया। देखिए, जब आप कुछ पढ़ते हैं ना कोई कंटेंट, तो उसके कई चीज़ों के बारे में आपने जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वो क्यों बनी है नहीं है, किस तरीके से बनी है और क्या कर रही है। आपके एग्जाम के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या तो वो ये पूछेगा कि क्यों बनी हुई है, किस तरीके से बनी हुई है और वर्तमान में क्या कर रही हैं। ठीक है, यही इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। तो यूनाइटेड नेशंस के अगर हम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, तो द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार सक्सेडिंग द इनइफेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स, जो भविष्य में होने वाले युद्ध हैं उन्हें क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और क्यों बना था, इससे पहले एक संस्था हुआ करती थी लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, वो लीग ऑफ नेशंस जब इनइफेक्टिव हो गई, मतलब उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया, उसके बाद जो इनके लीग ऑफ नेशंस के जो कहीं ना कहीं लीडर्स थे, उन्होंने किसके बारे में विचार रखा था, आपका यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है, आपके लिए ये टर्म थोड़ी सी नई है यहाँ पर। तो लीग ऑफ नेशन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose principal mission was to maintain world peace। मतलब अभी तो हमने वर्ल्ड पीस के लिए यूएन की बात कर रहे हैं, अब ये लीग ऑफ नेशंस कहां से आ गया। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस आया है वो आपका बाद में आया है, उससे पहले जो वर्ल्ड पीस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था उसका, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, लीग ऑफ नेशन, जिसका प्रिंसिपल एम क्या था, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। और कब स्टेब्लिश हुई थी, 10 जनवरी 1920, फॉलोइंग द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट वाज एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन लीग ऑफ नेशंस जब एग्जिस्टेंस में आई 1920 में इसका गठन हुआ, उससे पहले 1940 टू 1990 के आसपास, 1918 के आसपास सॉरी, हम वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म कर चुके थे। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, और हमने संस्था लीग ऑफ नेशंस किस लिए बनाई थी, ताकि जो भविष्य में युद्ध है वो ना हो, शांति बनी रहे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लीग ऑफ नेशंस हमने बनाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि शांति बनी रहे और लोगों में क्या, जो सॉरी कंट्रीज में क्या ना हो, झगड़ा ना हो। लेकिन यहां पर तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई। तो इसके बाद जब ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई, तो जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई इससे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने क्या किया कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्टेंस क्रिएट किया।
अच्छा, अब देखते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ यूएनओ का। हमने ये तो जान लिया कि ये क्यों आई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस वाज फेल्ड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेशनल लेवल। दैट्स व्हाई द वर्ल्ड लीडर ट्राई to create a new organization which should be the more powerful and more effective. That's why after the World War II, UNO come into the existence. अब देखते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है। तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इसका होता है, शुरुआत जो इसकी नींव पड़ जाती है वो पड़ जाती है 25 अप्रैल 1945। ठीक है, 24 अप्रैल 1945 में इसकी नींव पड़ना शुरू हो जाती है, जब 50 गवर्नमेंट्स का मतलब यहाँ क्या है, 50 स्टेट्स वगैरह की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि 50 कंट्रीज की गवर्नमेंट की एक मीटिंग होती है सैन फ्रांसिस्को। और ये क्या करती है कि यहाँ पर एक चार्टर ड्राफ्ट करने की कोशिश करती है, एक चार्टर ड्राफ्ट करती है। चार्टर क्या होता है, बेसिकली चार्टर होते हैं रूल्स रेगुलेशन, और एक तरीके से क्या कहा जाता है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 अप्रैल 1950 को जो 50 विश्व के मुख्य देश होते हैं उस समय, वो क्या करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक करते हैं और वहां बैठ के यूएन का चार्टर तैयार करते हैं। इस यूएन के चार्टर को 25 जून 1945 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और 24 अक्टूबर 1945 को जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, वो वर्क करना शुरू कर देती है। तो यहां से आपको 3 फैक्ट्स थोड़ा अपने दिमाग में रखने हैं। हालांकि जो मेन फैक्ट है वो 24 अक्टूबर 1945 है, और इस दिन को यूएन डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो 25 अप्रैल 1945 है, जहां सैन फ्रांसिस्को में पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी, यूएन का चार्टर ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जो 25 जून को ही क्या होता है कि 1945 में इसके जो चार्टर है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और 24 अक्टूबर 1945 को ये संस्था एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उस समय कितने कंट्रीज सदस्य थे। तो उस समय 51 कंट्रीज वाज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। Recently, with the addition of South Sudan in 2011, the membership is now 193, representing almost all the world's sovereign state. मतलब जिस समय इसका गठन हुआ था मात्र 51 देशों के साथ ये एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन रिसेंटली 2011 में जब साउथ सूडान को इसमें ऐड कर लिया गया तो इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई। आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब कितना इसका प्रभाव है। जब स्टार्ट किया था तो 51 थे, और 2011 में 193, लगभग अगर वर्ल्ड के सारे सॉवरेन कंट्रीज की बात की जाए तो वो इसके पार्ट हैं। अच्छा, आप देखिए कि यूएन सिस्टम इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। देखिए 5 नहीं है, वैसे तो 6 हैं, लेकिन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन्होंने किस लिए कहा है, उसका रीजन ये है कि इसका एक जो 6th प्रिंसिपल ऑर्गन था, सबसे पहले 5 प्रिंसिपल ऑर्गन को जान लें फिर 6th पे चलेंगे, हाँ वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके, एक तो जनरल असेंबली है, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पांचवा है यूएन सेक्रेटरीट। इसका जो छठा ऑर्गन था वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं, तो आप निश्चित रूप से 6 ऑर्गन्स लगाएंगे। यूएनओ के कितने ऑर्गन्स हैं, 6। पहला कौन सा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। बट यहां पर क्या होता है कि 1 नवंबर 1994 को क्या होता है कि जो पलाऊ है वो इंडिपेंडेंट अपनी पा लेता है, वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो एग्जिस्टेंस है वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, अब वो क्या है क्या नहीं है, मैं इस वीडियो में आगे मैंने इसके बारे में पूरा कंप्लीट एनालाइज आपको दिया है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन जो इसका एक ऑर्गन अगर कहा जाए कि कौन सा इसका एक ऑर्गन, यूएनओ का एक ऑर्गन इनएक्टिव हो गया है, तो इस समय आप टिक करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं, इसका क्या है, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप है, ऑपरेशन सस्पेंडेड आफ्टर द पलाऊ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से लिख रखा है। और दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरीट है। तो इसके 6 जो क्या है प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब देखते हैं व्हाट इज जनरल असेंबली। इसका पहला जो प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसे हम जनरल असेंबली बोलते हैं वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी देखिए जो फर्स्ट सेशन था, द फर्स्ट सेशन वाज कन्वेंटेड ऑन
10th January 1946 at Methodist Central Hall in London and included representative of 51 founding nations. देखिए, इसका जो जनरल असेंबली का पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जनरल असेंबली का पहला सेशन 10 जनवरी 1940 को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पर? मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में। अगर क्वेश्चन बनता है कि इसका पहला जो है वो सेशन कहां ऑर्गेनाइज किया गया था यूएनओ का, जनरल असेंबली का, तो आप लगाएंगे मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल इन लंदन। उसके बाद इसके जो सारे सेशंस हैं वो कहाँ आयोजित किए गए थे? इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, तो वहां आयोजित किए गए थे। और उस समय कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया था जब 10 जनवरी 1946 को जनरल असेंबली की पहली बैठक हुई थी? तो 51 नेशंस ने। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे कि ये क्या कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन of United Nations, serving as the main deliberative policy making representative organ of the UN। ये क्या है कि ये 6 जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक मुख्य ऑर्गन है और डेलिबरेटली ये क्या करता है कि पॉलिसी मेकिंग करता है फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन। जो इसके डिफरेंट ऑर्गन है उनके लिए क्या करता है? ये पॉलिसी मेकिंग करता है। इट्स पावर्स, कंपोजिशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर आर सेट आउट इन चैप्टर 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, एक क्वेश्चन एक एग्जाम में बना है कि जो जनरल असेंबली की फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है, फंक्शनिंग है, या वो किस तरीके से काम करती है, वो यूएन के चार्टर के कौन से चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। चैप्टर 4 में जनरल असेंबली के बारे में चर्चा की गई है कि उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या कंपोजिशन होगा और किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, क्या प्रोसीजर रहेगी उस फंक्शनिंग की। किसमें बताया गया है? चैप्टर 4 में। किसमें? चैप्टर 4 में। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। Chapter 4 of the United Nations Charter contains the Charter's provision dealing with United Nations General Assembly, specifically its composition, function, powers, voting and procedures। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स। ठीक है, किस तरीके से ये काम करती है। देखिए, यूएन जनरल असेंबली होल्ड द पावर ऑफ पर्स। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नई टर्म आपको सुनने में मिलेगी। बहुत कम वीडियोस में आपको ये टर्म बताई गई होगी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा जब हम नई वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ नया हमें सीखना भी चाहिए। तो यूएन जनरल असेंबली जो है वो क्या करती है? एक पावर ऑफ पर्स टर्म होती है, उसे होल्ड करती है। पावर ऑफ पर्स क्या है? कि द पावर ऑफ द पर्स इज द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल इट्स एक्शन ऑफ अनदर ग्रुप by withholding funding or putting stipulations on the use of funds। पावर ऑफ पर्स के अंतर्गत क्या होता है कि एक कोई ग्रुप है वो क्या करता है? दूसरे ग्रुप की एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? दूसरे ग्रुप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, विद होल्डिंग द फंडिंग और पुटिंग स्टेपुलेशन ऑन यूज ऑफ देयर फंड्स, ताकि जो दूसरा ग्रुप है उनके जो फंड्स हैं या उनकी कुछ जो रेजोल्यूशंस वगैरह हैं उन पर कोई इफेक्ट ना डाले। अब देखते हैं, UNGA is the only UN organ wherein all the member states have equal representation। जो UN जनरल असेंबली है उसका जो एकमात्र ऑर्गन क्या है? जनरल असेंबली है। वो क्या करता है? जहां सारे रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव इक्वल है, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं? इसके सारे ऑर्गन्स यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। यूएन जनरल असेंबली मीट्स अंडर इट्स प्रेसिडेंट एंड और द सेक्रेटरी जनरल इज एन एनुअल सेशन एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। द मेन पार्ट ऑफ दीज मीटिंग जनरली रन फॉर फ्रॉम द सेप्टेम्बर टू द पार्ट ऑफ द जनवरी अंटिल ऑल द इश्यूज आर एड्रेस्ड। तो यूएन जनरल असेंबली का जो मीटिंग होती है वो इसके क्या है? इसका जो अध्यक्ष होते हैं यूएन जनरल असेंबली के, उनके अंडर इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, या फिर इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको अंडर इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इस और मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज की जा सकती है? जैसे मैंने पहले बताया कि इसके सिर्फ एक ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, उसकी जो कार्यवाही चलती है वो कहाँ चलती है? द हेग, नीदरलैंड में जहाँ स्थित है, और बचे सारे इसके जो पार्ट हैं उनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ इसकी कार्रवाई चलती है। बेसिकली जो जनरल असेंबली का पहले सेशन बुलाया जाता है वो सितंबर के 3rd ट्यूसडे को बुलाया जाता है, और जनवरी तक ये काम करता है जब तक जो सारे इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस ना कर लिया जाए।
voting in the General Assembly on certain important questions, namely recommendations on peace and security, budgetary concerns, and the election, admission, suspension, or the expulsion of the members is by the 2/3 majority of the present and voting members। अगर देखिए अब जनरल असेंबली क्या है, इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं, विश्व की संसद, ठीक है। अब इसमें जब विश्व की संसद है तो हमने देखा कि एक तरीके से जो इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए लॉ मेकिंग कर रही है, चार्टर बना रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, या कोई ऑर्डर रेजोल्यूशन पास कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से रेगुलेशन हैं या कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी है, कोई बजटरी कंसर्न है, कोई इलेक्शन है, कोई नए कंट्रीज का एडमिशन है, कोई नए कंट्रीज में शामिल होना चाह रहा है, या कोई कंट्रीज जो ऑलरेडी शामिल है और उसे सस्पेंड करना है या उसे एक्सपेल्शन करना है उसका। तो इसके लिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, उस समय जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ अदर क्वेश्चन, अगर कोई अन्य मामले हैं छोटे मोटे, उनके केस में सिंपल मेजोरिटी से ये काम करती है। ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट। मान लीजिए किसी कंट्री से 2 या 3 प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के 3 वोट हो गए। मान लीजिए इंडिया से अगर मान लीजिए 5 अगर सदस्य देशों का सॉरी जो मेंबर्स हैं वो वहां जाके अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया 5 वोट डालेगा। जो इंडिया का वोट काउंट होगा वो केवल एक ही काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई अगर सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई पीस रिकमेंडेशन है, कोई बजट कंसर्न है, या कोई इलेक्शन है, एडमिशन है, किसी कंट्रीज का सस्पेंशन है, एक्सपेल्शन है, तो इन सब के मामले में 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, और जो अदर इश्यूज है उन पर सिंपल मेजोरिटी, और ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट। अच्छा, वाई जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन, मतलब इतना इंपोर्टेंट ऑर्गन क्यों है जनरल असेंबली, इतनी विश्व की संसद और इतने सारे काम किस तरीके से कर रही है, क्यों इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो द जनरल असेंबली ऑल्सो अपीयर फर्स्ट बिकॉज मोस्ट डिसीजन, जैसे कि ज्यादातर जो इसके डिसीजन हैं वो किसमें, जनरल असेंबली की परमिशन से ही होते हैं, ठीक है। ज्यादातर डिसीजन एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद सिक्योरिटी मैटर्स, मतलब सुरक्षा के अगर मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इसके जो मामले हैं वो किससे होते हैं, जनरल असेंबली की परमिशन से ही होते हैं। अब जनरल असेंबली की परमिशन कहाँ कहाँ ली जाती है, जैसे कि 10 ऑफ द 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब हम सिक्योरिटी काउंसिल के 10 सदस्यों का चुनाव कर रहे होते हैं, 15 में से 10 सदस्यों का चुनाव कर रहे होते हैं, उस समय क्या करते हैं, हम इसकी परमिशन लेते हैं, ठीक है। कौन डिसाइड करता है, जनरल असेंबली डिसाइड करती है। ऑल द मेंबर ऑफ इकोसॉक, मतलब इसमें क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है इकोसॉक, उसके सारे मेंबर्स को कौन डिसाइड करता है, जनरल असेंबली डिसाइड करती है। एज मैनी एज हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके आधे से अधिक सदस्य को कौन डिसाइड कर रहा है, जनरल असेंबली डिसाइड कर रही है। ऑल द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कौन अपॉइंट कर रहा है, जनरल असेंबली अपॉइंट कर रही है। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी बारीकी है, वो क्या है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो सारे जजेस हैं उन्हें जनरल असेंबली तो अपॉइंट करती है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल की असेंट यानी परमिशन या सिफारिश लेना अनिवार्य है, ठीक है। इतना थोड़ा सा हल्का सा पेच है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सेक्रेटरी जनरल, इसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, जनरल असेंबली अपॉइंट कर रही है। तो अपने आप में किस लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखिए जो 15 कंट्री जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है उनमें 5 तो परमानेंट मेंबर हैं। अब वो 5 परमानेंट मेंबर याद करने का तरीका क्या है, ABCFR, ठीक है। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये क्या है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसके जो 10 मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। और उनका जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में डिटेल मैंने दी है, सिक्योरिटी काउंसिल की जब स्लाइड आएगी तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। जो इकोसॉक है मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसके सारे मेंबर्स का चयन जनरल असेंबली कर रही है। दूसरा, ट्रस्टीशिप के आधे सदस्यों का चुनाव कौन कर रही है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के हमारी जनरल असेंबली कर रही है। ऑल द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सारे जज किससे बना रहे हैं, जनरल असेंबली से। हमारे
बने के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें बस क्या एक थोड़ा सा सिक्योरिटी काउंसिल का असेंट परमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी इसी के माध्यम से हो रहा है। अब कुछ फैक्ट हैं वो इसके बारे में जान लेना जरूरी है थोड़ा सा। जनरल असेंबली एनुअली मीट इन ए रेगुलर सेशन दैट ओपन्स ऑन द थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसका सेशन स्टार्ट होता है वो ट्यूसडे के सितंबर के थर्ड ट्यूसडे को स्टार्ट होता है एंड रन्स अंटिल द फॉलोइंग सितंबर। और कब तक चलता रहता है? जब तक कि जो इसके सारे इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो जाते। मेनली जनवरी तक चलता है, लेकिन अगर वो एड्रेस नहीं होंगे तो वो कंटिन्यू करेगा। सेशंस हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। जो सेशंस है वो जनरली कहाँ हेड करे जाते हैं? न्यूयॉर्क में हेड करे जाते हैं। अनलेस चेंज बाय द जनरल असेंबली बाय ए मेजोरिटी वोटिंग। कब तक हेड करे जाएंगे? कि भाई न्यूयॉर्क में हेड करे जाएंगे, न्यूयॉर्क में हेड करे जाएंगे, लेकिन कब तक भाई? जब तक मेजोरिटी जो है ना वो वोट करके कोई नई मतलब जगह ना बना दे, कि वहां की जो मेजोरिटी है वो वोटिंग करे जनरल असेंबली में कि भाई बोर हो गए हैं, न्यूयॉर्क से कहीं और मीटिंग कर ली जाए। तो ऐसी कंडीशन में तो कहीं की जा सकती है कि जब मेजोरिटी वोट कर रही है, लेकिन जनरली इसका जो हेड क्वार्टर है वहीं इसकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। रिसेंटली अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर गौर करिएगा कि अब्दुल्ला शाहिद इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स फॉर द मालदीव्स इन एज ऑफ 2018। जो अब्दुल्ला शहीद हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं कहाँ के? मालदीव्स के 2018 से। इज द 76th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली। वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। वो अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इससे पहले 2018 में वो क्या थे? वो थे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, कहाँ के? मालदीव्स के, अब्दुल्ला शाहिद। अब देखते हैं इसका जो दूसरा ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है इसके बारे में जानते थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंश्योर्स द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करती है? वो जैसा इसका नाम से ही, देखिए नाम पे फोकस करिए। सबसे पहले सिक्योरिटी, सुरक्षा की परिषद, ये क्या करती है? सुरक्षा की पुलिस क्या करती है? आपको सुरक्षा करती है। और किस तरीके से? वो पीस मेंटेन करती है और सिक्योरिटी मेंटेन करती है। तो एक तरीके से ये इंटरनेशनल पुलिस का भी रोल निभाती है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करती है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। इट रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड अप्रूविंग एनी चेंजेस टू द यूएन चार्टर। देखिए ये क्या करती है कि न्यू मेंबर्स हैं, अगर कोई नई कंट्री जिसका सदस्य बनना चाह रहा है तो उनके रिकमेंडेशन की क्या करती है? सिफारिश करती है। इसके अलावा जनरल असेंबली को, हाँ सॉरी, जनरल असेंबली को ये क्या करती है? जो नया कोई यूएन मेंबर बनना चाह रहा है तो उसे क्या करती है? सिफारिश करती है। और अगर यूएन चार्टर में कोई भी चेंज कर रहे हैं, यूएन चार्टर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यूएन के चार्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है कि इसकी अप्रूविंग जरूरी है। इट पावर its power include establishing a peacekeeping operation, enacting international sanctions and authorizing military action। इसकी पावर्स के अंतर्गत क्या है कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, जिनमें कि भारतीय सेना भी, आपने देखा होगा कई की टुकड़ियां जाती हैं पीस कीपिंग मिशंस पर, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करती है, इंटरनेशनल सैंक्शन किस कंट्री पर लगाने हैं उनको इन्फोर्स करती है, इसके अलावा मिलिट्री एक्शंस को भी निर्धारित करती है। The UN Security Council is the only UN body with the authority to issue the binding resolution on member states। UN Security Council एकमात्र ऐसी UN बॉडी है विद द अथॉरिटी, जिसे अधिकार है टू इश्यू बाइंडिंग रेजोल्यूशन। अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो वो किसके लिए कर सकती है? वो सभी मेंबर्स के लिए क्या कर सकती है? बाइंड कर सकती है, बाध्य कर सकती है, उनके लिए जरूरी कर सकती है कि उन्हें वो रेजोल्यूशंस मानने ही मानने हैं, ठीक है। तो एकमात्र ऐसी काउंसिल कौन सी है यूएनओ में जिसके सारे रेजोल्यूशंस अगर वो पास करती है और वो इन्फोर्स करती है कि ये सभी को मानने हैं, तो वो कौन सी काउंसिल है? इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब बात करते हैं मेंबर्स की और इसके पावर्स की। हालांकि पावर्स हम थोड़ा पहले और डिस्कस कर चुके हैं और डीपली चले जाते हैं। इसमें क्या है कि द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट 5+10 इक्वल टू 15 मेंबर्स। अब मैंने 5+10 कैसे लिखा है? जो 5 मेंबर्स हैं, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर। दीज आर अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, ABCFR, ठीक है। जबकि
जो आपके 10 मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्टेड किए जाते हैं ऑन ए रीजनल बेसिस टू सर्व द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। मतलब 2 साल की सेवाओं के लिए वो रीजनल बेसिस पे हर साल दर बदर क्या किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, जो 5 मेंबर्स हैं वो क्या थे, वो 5 मेंबर्स जो हमने ABCFR पढ़ा है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या है, ये ग्रेट पावर्स थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो इन कंट्रीज ने जीता था, मित्र राष्ट्र। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से इसके परमानेंट मेंबर हैं। दूसरा, इसकी पावर्स में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पावर में एक सबसे फेमस जो चर्चा में रहती है इसकी पावर, वो है एक वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, वीटो मीन्स होता है निषेध अधिकार, किसी भी चीज को रोकना। ठीक है, एक तरीके की निगेटिव पावर। अब वीटो पावर के अंतर्गत क्या है कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्हें ये वीटो पावर दी गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये 5 मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, तो पहली चीज तो ये 15 कंट्रीज हैं, 15 कंट्रीज में से 9 कंट्रीज का इसमें सहमति आवश्यक है, 15 में से 9 की सहमति आवश्यक है। लेकिन जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनमें से पांचों मेंबर्स की सहमति आवश्यक है। समझ गए, मतलब अगर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, आउट ऑफ 10 अगर वो 4 वोट कर रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन यदि आपके जो सॉरी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें 10 में से अगर 4 ने वोट कर दिया किसी रेजोल्यूशन को लेकर, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, इनमें से अगर किसी भी एक देश ने अपने वीटो अर्थात निषेध अधिकार का प्रयोग किया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। और ये एक स्पेशल पावर है किसके पास, जो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, उनके पास ये क्या है, एक स्पेशल वीटो पावर है जो अक्सर चर्चा में बनी रहती है। जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई है, म्यांमार के खिलाफ एक वोटिंग थी जिसमें कि चाइना ने म्यांमार के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करने से इनकार कर दिया था। उसके बारे में अगर वो होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए कि हम यूएनओ पढ़ रहे हैं। और अब हम इसके चल रहे हैं तीसरे ऑर्गन पर, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में क्या है इसके, जैसा कि इसके नाम से ही है, इकोनॉमिक आर्थिक, और क्या, सोशल काउंसिल सामाजिक परिषद। इट इज responsible for coordinating the economic and social field of the organization, specifically regards to the 15 specialized agency, 8 functional commission and 5 regional commission under its jurisdiction। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके जो कुछ एजेंसीज हैं वो इसकी क्या है, पार्ट हैं, वो इसके लिए एक तरीके से काम करती हैं, पार्ट नहीं बल्कि वो इनसे क्या है, जुड़ी हुई हैं। उनमें जो 15 है, जैसे आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फूड अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या है, इसके जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसियां उनका पार्ट है। इसके अलावा 8 फंक्शनल कमीशन है इसके, उनके बारे में मैंने आगे बताया है कि वो 8 फंक्शनल कमीशन कौन कौन से हैं, और 5 रीजनल कमीशन है, वो इसके ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके जो फील्ड है वो क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल फील्ड में इसका क्या है, काम करना है। Economic and Social Council serves as the central forum for discussing international economic and social issues। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है कि वो जनरली सेंट्रल फोरम है, किसके लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इशू डिस्कस करने के लिए, एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिकमेंडेशंस, और जो पॉलिसी है डिफरेंट तरीके की उनको क्या करती है, ये रिकमेंड करती है। इन एडिशन टू रोटेटिंग मेंबरशिप ऑफ 54 मेंबर स्टेट्स over the 1,600 non-governmental organizations have consultative status with the council to participate the work to the United Nations। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर पूछी जाए कितने कंट्रीज सदस्य देश हैं, तो 54 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। क्या है, 54 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा 1600 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs किसके किसको जो कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए हेल्प करते हैं, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए एक जो है वो कंसल्टेटिव स्टेटस के तरह रूप में भी काम करते हैं। कितने ऑर्गेनाइजेशन, 1600 ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 54 UN मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म्स। ठीक है, ये बहुत याद रखने वाली बात है कि इसके जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो 1 ईयर्स के लिए चुने जाएंगे।
chosen from the small and medium sized state represented on the council and at the beginning of each new sessions। मतलब हर साल इसका जब एक नया सेशन शुरू होगा तो उस एक साल के लिए इनके क्या चुने जाएंगे, प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। और कौन से होंगे, वो स्मॉल और मीडियम साइज जो इसके स्टेट्स हैं जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे होंगे। द प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमॉन्ग द यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो यूनाइटेड नेशंस के रीजनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि प्रेसिडेंसी का रोटेशन होता है ताकि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहे। ठीक है, किस लिए रोटेशन होता है, क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंसी का क्या रोटेशन होता है, तो जी हाँ बिल्कुल रोटेशन होता है। क्यों होता है रोटेशन, तो वो इसलिए होता है ताकि जो उनके रीजनल ग्रुप्स हैं उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसके प्रेसिडेंट की टर्म कितने ईयर की होती है, तो 1 ईयर की होती है। अभी पाकिस्तान के एक एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम। ठीक है, कौन है, मुनीर अकरम। वो क्या है, 76th प्रेसिडेंट है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो 23 जुलाई 2020 को बने थे। और इनसे पहले थी मोना जुल, जो कि किसकी थी, नॉर्वे की थी। मोना जुल कहाँ की थी, नॉर्वे की थी। वो इसकी क्या थी, प्रेसिडेंट थी। लेकिन रिसेंटली कौन है, मुनीर अकरम, कहाँ के हैं ये एम्बेसडर, पाकिस्तान के हैं। और क्या है, प्रेसिडेंट है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के। इसके मेंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं तो द काउंसिल कंसिस्ट 54 मेंबर्स स्टेट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विच इज इलेक्टेड ईयरली बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। अच्छा, इसके जो सदस्य देश बनते हैं ना, वो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट्स बनेंगे उसका जो इकोसॉक का वो 1 साल के लिए बनेगा। लेकिन जो अगर कोई नेशन इसका पार्ट बनेगा तो वो कितने साल के लिए बनेगा, 3 ईयर्स के लिए। अगर कोई कंट्री इसका पार्ट बन रही है तो कंट्री कितने साल तक रहेगी, 3 साल के टर्म के लिए बनेगी। ठीक है, और उसका चुनाव कौन करेगी, जनरल असेंबली इसका चुनाव करेगी। The seat of the council are allocated ensuring the equitable geographical rotation among the United Nations regional groups। ठीक है, जो सीट ऑफ काउंसिल हैं वो एलोकेट की जाती हैं इक्विटेबल जियोग्राफिक रोटेशन के आधार पर। और इसके जो रीजनल ग्रुप्स पढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि इनके रीजनल ग्रुप के जो प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं वो रीजनल ग्रुप के रोटेशन करके बनाए जाते हैं ताकि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहे। अब ये रीजनल ग्रुप्स क्या हैं, इन रीजनल ग्रुप्स में जो 14 कंट्रीज हैं वो क्या हैं, अफ्रीकन ग्रुप से हैं, 11 फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप से हैं, 6 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से हैं, 10 कंट्रीज लैटिन अमेरिकन हैं एंड कैरिबियन ग्रुप्स। ठीक है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप्स। और 13 टू द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर। जो इसके मेन रीजनल ग्रुप है इनमें 14 कहाँ से बताए थे, अफ्रीकन ग्रुप से, 11 एशिया पैसिफिक ग्रुप से, 6 क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है, 10 क्या है, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप है, और 13 वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप हैं। तो यूरोपियन ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 + 13। इसके अलावा एशिया पैसिफिक से 11 कंट्रीज हैं, अफ्रीकन से 14 कंट्रीज हैं। ठीक, टोटल क्या है कि जो 54 मेंबर्स बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। और इनका कंपोजिशन ये आपको मैंने नीचे बता दिया। कंपोजिशन में क्या क्या दिख रहा है आपको, दोबारा देख लीजिए। 14 बीइंग एलोकेटेड टू द अफ्रीकन ग्रुप, 11 एशिया पैसिफिक ग्रुप से, 6 कहाँ से, ईस्टर्न यूरोप से, 13 वेस्टर्न यूरोप से, और 10 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरिबियन कंट्रीज से आएंगे। इसके जो कमीशंस के बारे में बात कर रहे थे हम कि इसके जो 8 कमीशंस हैं वो कौन कौन से कमीशंस हैं, तो देखिए इसके जो 8 कमीशन है, एक तो है इसका नारकोटिक ड्रग से रिलेटेड कमीशन, एक कमीशन है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक कमीशन है साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, एक कमीशन है स्टेटस ऑफ वुमेन पे, एक स्टैटिस्टिकल कमीशन है, एक कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है, एक कमीशन है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, और फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन है वो कितने मेंबर्स हैं, इसके 54 मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट इसका कितने साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए चुना जाता है। कितने रीजनल ग्रुप्स में से चुना जाता है, तो 6 रीजनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनमें से चुना जाता है, रोटेशन के आधार पर होता है। और कोई भी कंट्री 3 साल के लिए इसका सदस्य बनती है। अब देखते हैं बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले इसका एक और पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्ल्ड कोर्ट है। ये क्या है, वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज समटाइम नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, मतलब संसार का न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इट्स हेड क्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूटेड इन द हेग। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में।
इसका काम क्या है, अब ये जान लेना जरूरी है भाई। तो इट सेटल्स, सॉरी, तो इट सेटल्ड डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द इंटरनेशनल लीगल इश्यूज। अब इसका काम क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉज के आधार पर ये विभिन्न देशों के जो झगड़े हैं, लड़ाई हैं, झंझट हैं, उन्हें सुलझाता है, और इसमें क्या, ये इंटरनेशनल लॉज का यूज करता है। ठीक, तो यही इसका बेसिकली मेन सबसे जरूरी काम है। ICJ is the successor of Permanent Court of International Justice, which was established in 1920 by the League of Nations। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में यहाँ पर हम गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ। तो इसका एग्जिस्टेंस में जो आया था वो 1920 में, एक लीग ऑफ नेशंस जब बन रही थी 10 जनवरी 1920 को हमने देखा, लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्टेंस में आई थी, उसी समय एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बना था, जैसे PCIJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। उसी का ये क्या है, सक्सेसर है। मतलब जब लीग ऑफ नेशंस खत्म हुई, उसी के साथ क्या खत्म हो गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस खत्म हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हमने 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, उसी समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हमारा उसके पार्ट के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। तो कहीं ना कहीं ये किसका सक्सेसर है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का सक्सेसर है। अब देखिए कोर्ट है तो जजेस भी होंगे, ठीक है। अब जजेस वगैरह इसके कहाँ से आते हैं, तो देखिए ICJ में जो होते हैं वो 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, और इन्हें UN जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो पीपल नॉमिनेशन करते हैं नेशनल ग्रुप्स के, उनमें से इनका सिलेक्शन होता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज सेट आउट इन आर्टिकल 4 to 19 ऑफ द ICJ स्टैच्यू। जो ICJ की जो बॉडी है, स्टैच्यू है, उसके जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आर्टिकल 14 से 19 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो इलेक्शन आर स्टैगर्ड विद द 5 जजेस इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल पर, चूंकि 9 साल का कार्यकाल होता है, तो हर 3 साल पर 5 जजों का चुनाव होता है। जिस तरीके से हमने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर 2 साल पर क्या होते हैं, वहां पर जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो 5 जजेस हैं वो हर 3 साल के टेन्योर पर चुने जाते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर कोई जज कार्यकाल के दौरान ही मर जाए, तो ऐसा होगा कि अगर उनकी डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में एक क्या होता है कि स्पेशल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, उसके माध्यम से जो टर्म है उसे पूरी की जाती है जज की। अगर कोई मान लीजिए कोई बीच में जज खत्म हो गए, तो या उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक स्पेशल सेशंस बुलाया जाएगा, उसके माध्यम से जज को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एंटाइटल्ड विद हिज और हर एक्सीलेंसी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं उन्हें हिज या हर एक्सीलेंसी करके संबोधित किया जाता है, उनको एंटाइटल किया जाता है। नो टू जजेस में बी द नेशनल ऑफ द सेम कंट्रीज। मतलब एक कंट्री से एक समय में कोई 2 लोग जज नहीं हो सकते। मतलब अगर बात की जाए कि 15 जज हैं तो एक कंट्री से सिर्फ एक ही व्यक्ति जज हो रह सकता है। उसमें ये नहीं है कि एक कंट्री से 2 जज क्रिएट हो जाएं, तो मतलब 7 कंट्री से 14-15 जज, 7 या 8 कंट्री से भर लो, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला इसका ऑर्गन है। तो द यूनाइटेड सेक्रेटरीट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म। जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट है वो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव आर्म है। द सेक्रेटरीट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा ऑफ डेलिब्रेट एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ UN एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ दीज बॉडीज। मतलब जो UN सेक्रेटरीट है आपका, वो क्या करता है, वो एक महत्वपूर्ण बॉडी है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, यूनाइटेड नेशंस की। और डिफरेंट तरीके की जनरल असेंबली है आपकी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है। इनकी क्या हो, किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग हो, क्या इनके डिसीजन रहेंगे, उसके बारे में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। द सेक्रेटरी जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली इज द हेड ऑफ सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरी जनरल है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है।
एंटोनियो गुटेरेस जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटरी जनरल ड्यूटी इज टू इंक्लूड हेल्पिंग एंड रिजॉल्विंग इंटरनेशनल ड्यूटीज। जो सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटीज होंगी वो क्या होंगी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग पीस कीपिंग ऑपरेशन, एडमिनिस्टर करना किसको, पीस कीपिंग ऑपरेशंस को, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन, सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजंस हैं उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, एंड कंसल्टिंग विद द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस इनिशिएटिव्स, और जो विभिन्न तरीके के इनिशिएटिव हैं उनके बारे में विभिन्न सरकारों से चर्चा करना। तो ये रहे आपके एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। ये रहा इनका फोटो, ये पुर्तगाल से हैं और ये क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसका द लास्ट ऑर्गन क्या है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मिशन थे वो फुलफिल्ड हो गए थे 1994 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। और जो इसके जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसमें ये पेपर्स पे तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वर्किंग बॉडी के रूप में ये फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स फ्यूचर रोल एंड इवन एग्जिस्टेंस रिमेन अनसर्टेन। इसका जो फ्यूचर का रोल है और जो इसका एग्जिस्टेंस है वो अभी अनिश्चित है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज करेंटली हेडेड बाई एन गुनेन विद द जोनाथन गाय एलन एज द वाइस प्रेसिडेंट। अभी जो इसका हेड है वो है एन गुनेन और जो इसे वाइस प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं वो गाई एलन हैं। एक 25 मई 1994 को यूएन रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि द काउंसिल अमेंड्स इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर टू ड्रॉप द ऑब्लिगेशन टू मीट एनुअली। जो 25 मई 1994 को इसका जो रेजोल्यूशन पास किया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, उसमें ये कहा गया था कि जो हम हर वर्ष मिल रहे हैं, हर साल मीटिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या करते हैं, हर जो ऑब्लिगेशन है हर साल मीटिंग करने की उसे हम ड्रॉप करते हैं एंड एग्री टू मीट एज ओकेजन रिक्वायर्ड। और अब हम जो मीटिंग करेंगे वो जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसे मौके होंगे, उस समय हम क्या करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे बाय इट्स डिसीजन और द डिसीजन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। या तो हम किसके डिसीजन से करेंगे, ट्रस्टीशिप के काउंसिल से हम मीटिंग करेंगे, जो ट्रस्टीशिप की काउंसिल है हमारी उसके डिसीजन से हम मीटिंग करेंगे, या फिर इसके प्रेसिडेंट की जब डिसाइड करेंगे तब मीटिंग करेंगे। और द रिक्वेस्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर जो आपकी जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जब वो हमसे रिक्वेस्ट करेगी तब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके 6 ऑर्गन्स को इसमें कवर किया है। अगर कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।